हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। बीसीए के स्टूडेंट्स जैसे कि जानते हैं कि जो बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में इस समय पढ़ रहे होंगे, उन्हें मैं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिकल फाउंडेशन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल ने बीसीए का कोर्स लॉन्च कर दिया है, उसकी डिटेल आप तक आपको मिल गई होगी। बीसीए का कोर्स बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐप पर आपको सारी की सारी वीडियोज हमारी मिल भी रही होगी और सब्जेक्टों की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है। मैथ की वीडियो भी आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, जल्दी जल्दी वीडियो मिलेगी, निश्चिंत रहिएगा आप। फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं देखिए मैथमेटिकल फाउंडेशन की। तो मैथमेटिकल फाउंडेशन में आपकी जो यूनिट 1 है, देखिए आपकी 5 यूनिट है मैथमेटिक्स के अंदर। तो पहले हम फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे और फर्स्ट यूनिट में आपके 2 टॉपिक है, एक है डिटर्मिनेंट्स और एक है मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स के अंदर 4 टॉपिक है। 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उन पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एक नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर 3 लेक्चर में पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मैट्रिक्स आपको स्टार्ट हो जाएगी 3 लेक्चर के बाद। तो फर्स्ट यूनिट में आपके 2 ही चैप्टर रहेंगे, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स। इजी यूनिट है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना। अगर आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हम आपको जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज हम वो करेंगे डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, फिर माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपके फर्स्ट 3 टॉपिक यही, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको स्टार्ट मैट्रिक्स से ही करना पड़ेगा, भले ही हम मैट्रिक्स बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट का यूज होता है और डिटर्मिनेंट्स में कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को भी समझना पड़ता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो बेसिक है ये आप 12th लेवल तक भी पढ़ चुके होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए नई चीज है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल है वो वही है जो 12th लेवल में आप पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। मैट्रिक्स आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स में आपके कुछ डाटा आपको गिवन होगा, वो सिंबल की फॉर्म में भी हो सकता है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, और उस डाटा को हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपकी बनती है, रेक्टेंगुलर शेप बनती है। उस रेक्टेंगुलर शेप में आपके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, जहां पर आपका सारा डाटा अरेंज होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कोरोस्पोंडिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स हमेशा जो होगा वो स्क्वायर ही होगा। डिटर्मिनेंट्स में जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कोरोस्पोंडिंग टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए नजर आ रही होगी। इसके अंदर देखिए आपको एलिमेंट, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये nth रो, और कॉलम भी इसके अंदर n है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट रो और हमने कॉलम में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए, ठीक है। तो देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिनोटेड बाय डीईटी ए और मोड ए। यानी किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे मैट्रिक्स आपको गिवन है तो आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैं ये कहूं आपसे कि भाई जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को का एक एक्सप्रेशन काउंट करते हैं, एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, वही एक्सप्रेशन आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं आपको बताऊं मैट्रिक्स की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दूं तो आप उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए इतना ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं। आज जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, तो इस ए को आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोड की फॉर्म में लिख देंगे, दोनों तरफ यहाँ पर इस तरह का मोड का साइन लगाएंगे, तो ये भी आपका क्या पढ़ा जाएगा, ये भी डिटर्मिनेंट ए पढ़ा जाएगा। या डीईटी है, डिटर्मिनेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है डीईटी, ठीक है। नहीं, तो डीईटी ए करके भी आप डिटर्मिनेंट ए को डिनोट कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात। तो ये तो हो गई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, किस तरह से करेंगे, वो तो सब आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो आप ये समझ लो कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। नहीं, तो किसी भी मैट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये मैट्रिक्स आपकी गिवन है, इस मैट्रिक्स को
इस मैट्रिक्स को का मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको चेंज क्या करना है भाई, मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या है। देखिए जो मैट्रिक्स में आपका ब्रैकेट होता है वो इस तरह का ब्रैकेट हम यूज करते हैं, यहां से इस तरह से ये क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है दोनों तरफ, ठीक है नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपका जो ये आपका जो ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट नहीं होता, ये मोड वाली लाइनें होती है, जैसे मोड ए लिखते हैं दोनों तरफ हम वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। इसी तरीके से ये जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का अरेंजमेंट है इसके दोनों तरफ इस तरह से हम क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। तो किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करने के लिए आप यहां से ब्रैकेट को हटा देंगे और मोड वाली लाइन दोनों तरफ लगा देंगे। इतना सा बेसिक काम आपको करना, ठीक है नहीं। ऐसे नहीं करना कि भाई इसी ब्रैकेट को लेके चल रहे हैं इसी से डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि यही जो आपका जो ब्रैकेट है या ये लाइन है यही डिनोट करती है कि ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है, यही पहचान होती है इनकी। ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ये ब्रैकेट, और ये जो आपकी जो लाइन नजर आ रही है आपको वर्टिकल लाइन, ये डिटर्मिनेंट का साइन होती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ आपकी जो आपका जो डाटा है वो रो और कॉलम में इस ब्रैकेट के अंदर अरेंज है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी, और अगर इस ब्रैकेट के अंदर अरेंज नहीं है, मोड वाली लाइन के अंदर अरेंज है, तो वो आपका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ये बेसिक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है। और आप जानते हैं देखिए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो इट हैज नो फिक्स वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स को हम किस में अरेंज करते हैं, रो और कॉलम में अरेंज करते हैं, ठीक है नहीं। जितना भी उसका डाटा होता है उसे अरेंज करते हैं, लेकिन उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। व्हाइल ईच डिटर्मिनेंट हैज ए फिक्स वैल्यू, लेकिन अगर हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, वेरी नहीं करेगी वैल्यू। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती और डिटर्मिनेंट की फिक्स वैल्यू होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट है देखिए, डिटर्मिनेंट हैविंग एन रो एंड एन कॉलम इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर होगा, उसके अंदर जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भाई ये इसका जो आपको डिटर्मिनेंट गिवन है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे ये ऑर्डर ऑफ एन है। ऑर्डर ऑफ एन मतलब ऑर्डर ऑफ 3 का मतलब 3 कॉलम 3 रो, ऑर्डर ऑफ 2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम, ऑर्डर ऑफ 4 का मतलब 4 रो 4 कॉलम। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए पहली शर्त यही है कि आपकी जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर स्क्वायर फॉर्म में कोई मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि फंडा है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की, कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इस पर फोकस करते हैं। तो यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट होता है, देखिए एक तो होता है ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का। 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से ज्यादा ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा वो जनरली ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 पूछा जाएगा, ठीक है नहीं। तो हम ऑर्डर 1 का भी बताएंगे, 2 का भी बताएंगे, 3 का भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर बात करते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 1 है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। ऑर्डर 1 का क्या मतलब है, अच्छा बताइए। ऑर्डर 1 का मतलब है कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके अंदर रो भी एक और कॉलम भी एक, ठीक है नहीं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका एक इस तरह का ऑर्डर आएगा, देखिए ये इस तरह का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा, इस तरह का डिटर्मिनेंट मिलेगा। भाई अगर रो भी एक है कॉलम भी एक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मैं आपको बता दूं, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, भाई किसी भी डिटर्मिनेंट में या किसी भी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ कॉलम इनटू नंबर ऑफ रो। ये भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले आपके होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर 1 by 1 की मैट्रिक्स है या ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है तो एक ही कॉलम है, एक ही आपका रो है, तो 1 into 1 मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, ठीक है नहीं। तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर एक ही एलिमेंट है तो वही एलिमेंट उसकी क्या कहलाएगी, वैल्यू कहलाएगी, ये ध्यान रखना। मान लो जैसे एक डिटर्मिनेंट है आपका 3 तो उसकी वैल्यू 3 होगी, एक डिटर्मिनेंट है आपका 2 इसकी वैल्यू 2 होगी। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। कि भाई अगर ऑर्डर 1 की कोई डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आपका जो एलिमेंट उसके अंदर लिखा हुआ होगा
वही एलिमेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो बिल्कुल ईजी है, इसमें तो कुछ नहीं है भाई, जो भी डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट लिखा है बस वही इसका आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं इसमें तो, ठीक है ना, जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर है। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अगर आपका ऑर्डर 2 है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है और उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करें। अब डिटर्मिनेंट ऑफ 2 का पहले मतलब समझे क्या है भाई। अगर किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 है तो 2 मींस नंबर ऑफ रो भी 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके 2 होंगे, ठीक है ना। तो आप एक स्क्वायर डिटर्मिनेंट या स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम होंगे। अब आप जानते हैं अगर नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है टू नंबर ऑफ एलिमेंट का, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए 2/2 की जो आपका डिटर्मिनेंट होगा इस तरह का होगा, a11 a12 a21 a22। a11 का क्या मतलब है, मैं भी आपको बता दूं, ये 11 12 मैंने क्यों लिखा है। 11 का मतलब है, देखिए a11 किस पोजीशन में रखा है। अगर आप कहेंगे कि जो a11 है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में, किसी भी डिटर्मिनेंट, देखिए मैं आपको बता दूं एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंबल यूज करते हैं ए आई जे, जहां पर आई क्या है, आई है नंबर ऑफ रो और जे है आपका नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो एलिमेंट है वो किस नंबर की रो में रखा है और किस नंबर के कॉलम में रखा है, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर a11 है, a11 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो आई की वैल्यू भी 1 हो गई और जे की वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये a11 हो गया। ये a22 है, 22 का क्या मतलब है, देखो ये सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में है, तो ये a22 हो गया। a12 है, ये रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है, तो a12 हो गया। a21 है, यानी रो आपकी क्या कौन सी है, सेकंड कॉलम फर्स्ट है, तो ये a21 कहलाएगा आप। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये इसके नीचे सफिक्स यूज कर सकते हैं एक, ठीक है। ये जो सफिक्स लगे हुए होते हैं, सफिक्स यही बताता है, फर्स्ट सफिक्स बताएगा कि ये किस रो में सिचुएटेड है, सेकंड सफिक्स बताएगा किस कॉलम में सिचुएटेड, ठीक है। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से मिलेगा। अब यहां से 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी ये देखेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये है, इस फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है नहीं, इस तरह से मतलब एरो लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इस तरह, ठीक है नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, एरो लगा के आपको मल्टीप्लाई करनी है और बीच में साइन आएगा माइनस का, और पहले मल्टीप्लाई इसकी होगी फर्स्ट एलिमेंट की लास्ट एलिमेंट के साथ, पहली मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट की, और दूसरी मल्टीप्लाई माइनस लगाने के बाद सेकंड और थर्ड एलिमेंट। ध्यान रखेंगे इस बात का, ऐसा मत कर देना कि पहले आप मल्टीप्लाई कर दो इसकी a12 और a21 की, ऐसा नहीं करना, ठीक है नहीं। तो पहले मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, a11 की मल्टीप्लाई करेंगे a22 में, तो क्या आएगा a11 a22, फिर आएगा माइनस, फिर क्या आएगा a21 a22 a12, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, जो भी आपको डिटर्मिनेंट गिवन होगा केवल और केवल आपको मल्टीप्लाई करना। क्लियर हो गई बात, मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बता दिया। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि भाई जैसे 2/2 के मैंने आपको बता दिया, 2/2 में किस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इवैल्यूएट 6 7, देखिए आंसर इसका मैंने 9 यहाँ पर लिख दिया जिससे कि हम मैच कर लेंगे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 6 - 3 7 - 2। अब देखिए इसकी क्या वैल्यू आएगी, भाई 6 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो यह आ जाएगा 6 × -2, फिर बीच में साइन आएगा किसका, माइनस का, ध्यान रखा बीच में साइन माइनस की आएगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई होगी -3 में, यानी 7 × -3। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, देखो 6 × -2 -12, और 7 × -3 कितना जाएगा, -21, और माइनस आपका बाहर है, माइनस तो बाहर रखा है और अंदर मल्टीप्लाई करके आ रहा है -21, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा -12 और ये आ जाएगा +21, और -12 + 21 को जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी, कितनी आएगी 9, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 की जो डिटर्मिनेंट होगा उसे कैलकुलेट करना बड़ा इजी है, एक मिनट के अंदर अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये आपका ये भी 2/2 है, 2 रो है 2 कॉलम है। यहाँ पर इस बार जो इसके अंदर डाटा दिया गया है वो एक्स की फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यूएट करना है। देखिए आंसर मैंने लिख रखा है कि आंसर क्या है, जैसे पहले वाले का आंसर कितना था, 9 था, 9 ही दे रखा था, मैच हो गया, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले को समझिएगा। देखिए यहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये है आपका एक्स प्लस वन, ये तो फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम है एक्स माइनस वन और नीचे है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस वन में, तो ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा। फिर बीच में साइन लगेगा माइनस का, माइनस का साइन लगाने के बाद अब इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ये जो तरीका होता है फर्स्ट वाले की लास्ट में, फिर सेकंड वाले की थर्ड में इसमें कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। अब आपको इसे सोल्व करना, सोल्व करने का देखो एक तरीका है भाई, इस ये जो ये टर्म, एक फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, इन दोनों में एक्स प्लस वन को कॉमन ले लो। जैसे ही आप यहां से एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ से जब एक्स प्लस वन बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन, और माइनस आपका बाहर है, तो जब माइनस की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका देखिए क्या आएगा, ये आएगा एक्स प्लस वन और अंदर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस के टू एक्स और वन वन हो जाएगा आपका टू। या क्लियर हो गई बात। चलिए अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। तो पहले तो एक्स की मल्टीप्लाई करो उसमें, जब एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स में होगी तो माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई टू में होगी तो प्लस का टू एक्स आ जाएगा। ऐसी वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, वन की मल्टीप्लाई माइनस टू एक्स में माइनस टू एक्स, वन की मल्टीप्लाई टू में तो ये प्लस का टू, ये मिला दिया आपको। अब फाइनली जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया आपका एक्स क्यूब, ये माइनस एक टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। आप जब इन दोनों को सोल्व करेंगे यहां से बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स से टू एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से ये जो टू एक्स है, ये जो टू एक्स है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा क्या, टू बचा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस का टू। ये आपका क्या आ गया, आंसर है। ठीक है नहीं, तो बस देखो बिल्कुल सिंपल था, आपको यही तो सोल्व करना था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का टू, यही आंसर आना था, यही आंसर। तो बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आसानी से आप कर लेंगे इसे। ठीक है, तो टू बाई टू का। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है ये भी बिल्कुल डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं पूछी, इसमें वैल्यू पूछी है आपसे एक्स की। यहाँ पर आपको देखिए एक डिटर्मिनेंट गिवन है टू बाई टू का, यहाँ भी टू बाई टू का गिवन है, दोनों ऑर्डर टू के हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने एक्स को यूज किया है, यहाँ पर केवल आपके जो है नंबर यूज है, तो इसने कहा कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, देखिए एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, वो एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट नंबर की फॉर्म में आएगा, तो एक्स में आपकी इक्वेशन बन जाएगी, वहां से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। कैसे आएगी देखिए करते हैं, बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कभी आप सोचो कि टफ है, जब करेंगे तो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए यह एक्स प्लस वन, यह है एक्स माइनस वन, यह है एक्स माइनस थ्री, यह है एक्स प्लस टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है फोर माइनस वन वन थ्री के, इसके इक्वल। ठीक है, आप क्या कीजिए पहले इसका डिटर्मिनेंट यूज कीजिए, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे यूज होगा, देखिए एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स प्लस टू में, एक्स प्लस वन की मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू में हो जाएगी। ठीक, फिर आएगा माइनस, एक्स माइनस थ्री की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री की मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन में हो जाएगी, तो ये तो डिटर्मिनेंट इसका आ गया। इधर से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए ये आएगा फोर इंटू थ्री, फोर में थ्री की मल्टीप्लाई, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन, वन में माइनस वन की मल्टीप्लाई, ये आ जाए। तो यहां से देखिए क्या आएगा, जब एक्स प्लस वन की एक्स प्लस टू में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की टू में करेंगे प्लस का टू एक्स, एक्स की वन में करेंगे प्लस के एक्स, वन की टू में करेंगे प्लस के टू। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर ये बार माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स की वन माइनस वन में मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स, फिर माइनस थ्री की एक्स में माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस थ्री की आपकी किस में हो जाएगी, इसमें माइनस वन में तो प्लस थ्री आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा आपका 12 और माइनस वन वन हो जाएगा माइनस वन और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये आ जाएगा प्लस वन, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से ये आपका एक्स स्क्वायर और टू एक्स और एक्स हो गया थ्री एक्स,
और ये आ जाएगा +2, है ना, ये आ गया। अब यहां से देखिए ये है एक्स स्क्वायर, तो जब ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ओपन करूंगा तो बाहर माइनस है, तो अगर बाहर माइनस आपको गिवन है तो ये हो जाएगा -x²। क्या हो जाएगा? -x²। इसके बाद इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई देखिए ये कितना है, ये है -x, ये है -3x, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -4x आएगा। लेकिन जब ब्रैकेट बाहर है तो बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +4x, और ये प्लस का 3 हो जाएगा -3, इज इक्वल टू आ जाएगा 30, इज इक्वल टू 30। अब यहां से आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि भाई यहां से x² से x² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 3x और 4x यानी 7x, और ये 2 और -3 बचेगा -1, इज इक्वल टू 13। इस 1 को आप उधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा? 7x इज इक्वल टू 13 + 1 यानी 7x इज इक्वल टू 14। 7x किसके इक्वल आ गया? 14 के इक्वल आ गया। तो यहां से x की क्या वैल्यू आएगी? देखिए x की वैल्यू आपकी आएगी 14/7, 14/7 एंड x इज इक्वल टू 2। फाइंड आउट हो गई x की वैल्यू। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो इतना सा काम आपको करना है बस। ठीक है, बिल्कुल इजीली आप आसानी से कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आपने कर दी। फंडामेंटल वही यूज हुआ डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये दिखाना है कि इसका डिटर्मिनेंट 1 आए, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 1। इतना दिखाना है, तो ये बिल्कुल इजी है, यानी आपको आंसर भी गिवन है। ऐसे न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मुझे पहले ही पता होता है कि इसका आंसर 1 आए। ठीक है नहीं, आंसर मैच करने की कोई टेंशन इसके अंदर है ही नहीं। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, आपका डिटर्मिनेंट देखिए क्या है, sin 10, यह है -cos 10, यह है आपका sin 80 और यह है आपका cos 80। तो यहां से जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो sin 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी cos 80 में, तो यह आपका आएगा sin 10 और यह आएगा आपका cos 80, sin 10 cos 80, ये आ गया। sin 10 की cos 80 में मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस sin 80 की मल्टीप्लाई होगी cos 10, तो माइनस sin 80 और यहां पर आएगा आपका -cos 10, -cos 10। ठीक है, तो sin 10 cos 80 माइनस sin 80 माइनस cos 10, ये आ गया। तो ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, sin 10 cos 80, क्योंकि वैल्यू तो मुझे इनकी पता नहीं है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस cos 10 sin 80। मैंने cos को पहले लिख दिया, sin को बाद में लिख दिया। लिखा क्यों है ऐसा मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, sin a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये वही बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b, जहां पर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 80 है, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 10 प्लस 80। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आप इसे लिखेंगे sin 10 प्लस 80, और sin 10 प्लस 80 कितना आ जाएगा, sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आपका क्या आ गया, आंसर है। ठीक है नहीं, तो इतना सा काम आपको करना है, बस इतना सा काम करना है कि भाई अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आएगा तो 1 या 2 मिनट के अंदर आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 के अंदर ही आप ये भी समझेंगे कि भी कोफैक्टर क्या होता है और माइनर क्या होता है। ठीक है नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी डेफिनेशन की, कोफैक्टर की और माइनर की, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी है। कोफैक्टर और माइनर, क्योंकि अगर आपको ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको कोफैक्टर और माइनर पता होने चाहिए। ठीक है नहीं, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, देखिए कैसे ही करेंगे मैं आपको बता दूं। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, यानी या तो 3 या 3 से ज्यादा, अगर आपको 3 या 3 से ज्यादा की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको वी नीड द फॉलोइंग डेफिनेशन, तो आपको माइनर और कोफैक्टर का पता होना चाहिए। ठीक है नहीं, जनरली ऑर्डर 3 तक ही आता है ऐसा, क्योंकि अगर ऑर्डर 4 का आएगा तो ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा लेंथी हो जाए, वहां पर आपके 3/3 मैट्रिक्स जो आपके 3/3 के डिटर्मिनेंट बनेंगे 3 बनेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, जनरली नहीं पूछा जाता।
तो यहाँ पर हम ऑर्डर 3 तक ही आपको समझाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल भी आपको 3/3 के ही मिले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे माइनर क्या है। माइनर ऑफ एआईजे। एआईजे का मतलब क्या है? माइनर ऑफ एआईजे, देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है तो आपको पता है वहां पर 2/2 का मतलब 4 एलिमेंट। अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है वो तो 3 × 3 कितना हो गया 9, यानी 3/3 के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट होंगे? 9 एलिमेंट। तो हर एलिमेंट का एक अपना माइनर होता है, हर एलिमेंट का एक अपना अलग माइनर होगा, हर एलिमेंट का माइनर होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए माइनर ऑफ एआईजे इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करना है। देखिए माइनर जो होता है, माइनर डिटर्मिनेंट का नहीं होता, माइनर होता है एलिमेंट का, ये ध्यान रखनी है आपको बात। वैल्यू तो डिटर्मिनेंट की कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो एलिमेंट का फाइंड आउट करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। कभी आपको डाउट हो कि माइनर तो डिटर्मिनेंट का, अगर डिटर्मिनेंट का माइनर निकालेंगे फिर तो एक ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर एलिमेंट का माइनर अलग आ रहा है, ऐसी कोफैक्टर भी हर माइनर का अलग आएगा। तो यहाँ पर आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि भाई माइनर जो होता है वो एलिमेंट का होता है। इसे यहाँ पर लिखा है माइनर ऑफ एआईजे इन डिटर्मिनेंट ए। किसी भी डिटर्मिनेंट ए में किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एआईजे का मतलब आई क्या है कि वो किस रो में सिचुएटेड है, जे क्या है किस कॉलम में सिचुएटेड है। इतनी बात समझ में आ गई बेसिक। अब माइनर होता क्या है ये समझते हैं। तो देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट एआईजे इन डिटर्मिनेंट ए is defined as the value of determinant obtained by deleting the ith row and jth column of determinant A and it is denoted by mi। अब ये आपकी कुछ समझ में मुझे नहीं लगता कि कुछ आया होगा। देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे कि यहाँ पर एक आपको मैट्रिक्स गिवन है, यह है 2 3 1, और ये डिटर्मिनेंट गिवन है 1 0 9 और 3 5 7, ये डिटर्मिनेंट। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको माइनर फाइंड आउट करना है। देखिए हर एलिमेंट का एक अपना माइनर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे डिटर्मिनेंट, मुझे माइनर कैलकुलेट करना है 3 का, मुझे 3 का माइनर कैलकुलेट करना है। 3 का माइनर कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए आपको बस इतना काम करना है कि 3 जिस रो में है उस रो को डिलीट कर दीजिए। भाई 3 इसी रो में तो है, फर्स्ट रो में डिलीट कर दो। और 3 किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए। बात समझ में आ गई? यानी जिस एलिमेंट का मैं माइनर कैलकुलेट कर रहा हूं, जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर रहा हूं, उस एलिमेंट में आपको क्या काम करना है? उस एलिमेंट की रो और कॉलम को डिलीट करना है। तो जब आप कॉलम और रो को डिलीट करेंगे तो यहां से क्या आएगा? देखिए यहां से आएगा माइनर ऑफ 3। माइनर ऑफ 3 आपका कितना आएगा? ये आ जाएगा। देखिए यहां पर क्या बचा? तो यहां पर बचा 1 और 9 5 और 3 और 7, तो 1 9 3 7, ये आपका डिटर्मिनेंट बचेगा 2/2 का। 2/2 का डिटर्मिनेंट बचेगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा? 3 का क्या कहलाएगा? ये 3 का माइनर कहलाएगा। आप समझ में आ गई? इसी तरीके से आप और सभी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है नहीं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस ये वाला जो 3 है, अगर मैं इस 3 की बात करूंगा तो इस 3 के लिए क्या होगा? ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से बचेगा 3109। तो 3109 जो डिटर्मिनेंट आएगा वो उसका माइनर कहलाएगा। और माइनर को डिनोट किससे करेंगे? MIJ से। MIJ का मतलब जैसे ये 3 क्या है? ये 3 है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो A12, तो ये आपका कहलाएगा M12। ये क्या कहलाएगा? आपका M12 कहलाएगा। आप समझ में आ गई? जैसे कि हम सफिक्स एलिमेंट में यूज करते हैं, इसी तरीके से सफिक्स आपका माइनर में यूज होगा। तो सिंपल सी भाषा है, आराम से आप समझ सकते हैं कि माइनर कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं करना, जिस एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करेंगे उसे वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसे डिलीट कर देंगे, बाकी जो बचा वो उसका माइनर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जी कोफैक्टर। अभी मैं बहुत सारे आपको माइनर और कोफैक्टर सब निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ तो मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दिया, अभी पूरी इसकी पूरी राम कहानी समझाऊंगा, सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कोफैक्टर ऑफ एआईजे इन डिटर्मिनेंट ए, किसी भी डिटर्मिनेंट ए में अगर आपको किसी एलिमेंट का कोफैक्टर कैलकुलेट करना, अगर आप माइनर कैलकुलेट करना सीख गए तो कोफैक्टर तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि कोफैक्टर माइनर से ही कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए द कोफैक्टर सीआईजे, जैसे हम माइनर को MIJ से डिनोट करते हैं, ऐसे ही कोफैक्टर को CIJ से डिनोट करते हैं। जैसे ये M12 आ गया,
अगर मैं कोफैक्टर निकालता तो वो आता C12। अब यहां पर देखिए Cij किसके इक्वल होगा, Cij होगा -1 है। देखिए यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा कलर इसका ये अलग हो गया। Cij इज इक्वल टू Mij। Mij तो होगा ही होगा, Mij तो होगा ही होगा। जैसे आपको क्या करना है, इस 3 का कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपको 3 का माइनर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका कोफैक्टर कैलकुलेट होगा। तो 3 का माइनर कैसे निकलेगा तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि Mij कैसे कैलकुलेट होगा। बस इस Mij में आपको मल्टीप्लाई करनी है -1 टू दी पावर i प्लस जे, इतना सा काम करना है बस, ठीक है नहीं। अगर आपने किसी एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर लिया तो समझो कोफैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि कोफैक्टर में केवल और केवल आपको -1 टू दी पावर i प्लस जे की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे मैं यहां पर निकालू कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3, कौन से 3 की बात कर रहा हूं, यहाँ 3 भी 2 है, मैं इस 3 की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो 3 का कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, वो होगा C12। C12 का मतलब क्या है, क्योंकि ये एलिमेंट A12 है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ठीक। तो यहां पर i की वैल्यू हो गई 1, j की वैल्यू हो गई 2, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 2। यानी यहां पर जो i और j की वैल्यू है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को प्लस कर दो, और यहां पर Mij आपका ये है ऊपर M12, क्या जाएगा, यह जाएगा M12। अब आप देखिए -1 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा C12 इज इक्वल टू माइनस, और M12 की वैल्यू ऊपर रखी है 1937, 1937। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि भाई कोफैक्टर और माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए फाइंड, न्यूमेरिकल भी है, ये समझाने के लिए भी है। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट डेल इज इक्वल टू दिस। आपको यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया गया है 3/3 का, आपको यहाँ पर इनके माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करने। तो यहाँ पर देखिए मैं दोनों चीजें साथ साथ सिखाऊंगा। हर एलिमेंट का मैं आपको यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप 3/3 के किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट कर सके। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा माइनर, माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर क्या होगा, A11 का माइनर होगा M11। सीधी सी बात है, A11 का माइनर क्या होगा, M11, क्योंकि अगर यहाँ 11 लिखा है तो यहाँ भी 11 आएगा। Aij का Mij होता है, तो A11 है तो M11 आ जाएगा। अब A11 आपका देखिए ये है, तो A11 आपका इस रो में है और इस कॉलम में है। भाई इस रो और इस कॉलम में है तो इन दोनों को डिलीट कर दो, तो क्या बचा, यहां से बचा आपका A22, A23, A22, A23 और A32, A33, A22, A33, ये आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका माइनर आ गया A11 का M11, ठीक। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है आप जानते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। A22, A33 माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो A32, A23, A32, A32, A23, ये आपका माइनर कैलकुलेट हो गया A11। कर लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। अब A11 का कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर होगा C11। क्या होगा, C11, और C11 क्या आएगा, C11 आपका आएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, क्योंकि -1 टू दी पावर i प्लस जे। तो ये जब मैं A11 की बात कर रहा हूं तो i की वैल्यू में 1 है, j की वैल्यू में 1 है, तो ये आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, और यहाँ आपका आ जाएगा M11, और M11 की वैल्यू आप ऊपर निकाल ही चुके हैं, ये आ गई। तो -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो -1 टू दी पावर, अगर -1 की पावर इवन है तो प्लस आएगा, ओड है तो माइनस, तो -1 टू दी पावर तो प्लस हो गया, तो यहाँ से खाली बचेगा M11, और M11 की वैल्यू ऊपर रखी है ये A22, A33 माइनस A32 डॉट A2, ठीक है। तो ये तो आ गया भैया A11 का कोफैक्टर और A11 का माइनर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, आगे कैलकुलेट करते हैं किसका, A12 का, A12 का।
तो A12 का कैलकुलेट करने के लिए जी इस रो में है तो इसे डिलीट कर दो, जो इस कॉलम में उसे डिलीट कर दो। तो यहाँ से क्या बचा, A21 A23 A31 A33। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12। तो A12 का माइनर क्या आएगा, A12 का माइनर आएगा आपका M12। M12 कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका आएगा A21 A23, ये आएगा A31 A33 A33, ये आएगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है A22 की A21 की A33 में, A21 A33 माइनस A31 A23, इसकी मल्टीप्लाई हो। क्लियर हो गई बात। अब अगर मैं कोफैक्टर की बात करूं, अगर मैं इसका कोफैक्टर निकालूं, यानी मैं यहां से कैलकुलेट करूं क्या C12। अब देखिए मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि भाई इसका कोफैक्टर ऑफ दिस, भाई ये मैंने M12 निकाल दिया इसका माइनर, और यहां से निकाल दिया मैंने C12 उसका क्या निकाल दिया, कोफैक्टर। ये कोफैक्टर किसका होगा, ये A12 का। तो C12 क्या आ जाएगा, C12 आएगा -1 टू दी पावर 1 + 2, क्योंकि 1 2 आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, और यहां से आएगा M12। अब मुझे बताइए -1 टू दी पावर 1 + 2 क्या होगा, भाई ये हो जाएगा -1 टू दी पावर 3, -1 टू दी पावर 3 होगा माइनस, यानी बाहर तो आ जाएगा माइनस, और अंदर क्या आएगा, ये वैल्यू जो रखी है M12 की वैल्यू क्या है, A21 A33 माइनस A31 A23, ये निकल गया कोफैक्टर। इधर कोफैक्टर आ गया, इधर आपका माइनर। ठीक, इसी तरीके से हम माइनर कैलकुलेट करेंगे, माइनर ऑफ A13 A13। तो A13 का देखिए क्या आएगा, ये आएगा M13 कितना आएगा, अब ध्यान से देखिएगा। यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने जब मैं A13 का कैलकुलेट करूंगा तो ये फर्स्ट रो में है, इसे डिलीट कर दो, लास्ट कॉलम में इसे डिलीट कर दो। तो यहां से क्या बचा, यहां से आपका ये बचा A21 A22 A31 A32, तो जगह A21 A22 और ये जगह A31 A32, ये ठीक है। तो यहां से जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो A21 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें, A21 A32 माइनस फिर A31 A22, ये आ गया। ठीक है, ये निकल गया इसका माइनर, इसका A13 का। अब आपको निकालना है C13, यानी कोफैक्टर निकालना है इसका। तो यह आ जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 3 I + j इंटू M13। तो -1 टू दी पावर 4 क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर 4 आ जाएगा +1, यानी ये तो +1 हो गया। M13 की वैल्यू रख दीजिए बस। M13 की वैल्यू क्या है, ये रही A21 A32 माइनस A31 A2 A31 A22, ये कोफैक्टर निकलेगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट रो के आपने तीनों एलिमेंट का, फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब बात करेंगे A21। देखिए फर्स्ट रो का दिखा दिया मैंने, सेकंड रो का मैं और दिखा देता हूँ, थर्ड रो का फिर एज इट इज आप ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए A21 किस रो में है, इस रो में है, इसे डिलीट कर दो, इस कॉलम में है, इसे भी डिलीट कर दो। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर बचा क्या, A21 के लिए ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो क्या बचा A12 A13 A32 A33। और ध्यान रखिएगा हर एलिमेंट का कोफैक्टर अलग आएगा। हो सकता है कि वैल्यू सेम आ जाए बाद में, लेकिन आएगा अलग ही, ऐसा नहीं होगा कि वो सिमिलर हो जाएंगे, वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन यहाँ से जो एलिमेंट है वो अलग अलग ही आने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं माइनर ऑफ A21। तो A21 का माइनर आएगा M21, और M21 देखिए क्या आएगा, M21 आपका आएगा A12 A13, यहां पर आएगा A32 A33। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर A12 की मल्टीप्लाई A33 में कर दो और A32 की A13, बिल्कुल ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि आप जानते हैं 2 बाई ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, A12 A33 माइनस A32 A13 तो ये निकल गया जी यहाँ पर माइनर किसका, A21। इसका कोफैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा C21 आएगा -1 टू दी पावर 2 + 1, I की वैल्यू इस बार 2 है, J की वैल्यू 1 है, और M21 तो -1 टू दी पावर 2 + 1 होगा 3, तो 3 का मतलब
-1 है तो माइनस आएगा, तो बाहर तो आ जाएगा माइनस। और M21 की आप वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, A21 A33 माइनस A32 A13 A32 A13, ये आ गया। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, A22 की। जब A22 की बात करेंगे तो ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से आपका बचेगा, देखिए क्या, माइनर ऑफ A22, ये आ जाएगा M22। M22 क्या आ जाएगा, M22 आपका यहां से आएगा, देखिए A11 A13 और A31 A33, ठीक है। तो यहां से आप जब करेंगे तो यह आ जाएगा A11 A33 माइनस A31 A13, ये निकल गया। माइनस को फैक्टर कैसे निकालेंगे, C22 कितना जाएगा, -1 + 2 M22, तो -1 + 2 का मतलब -1 ^ 4, यानी इसकी वैल्यू तो हो गई 1, बचा क्या M22 की वैल्यू ये रही, ठीक है नहीं, तो ये आ जाएगा A11 A33 माइनस A31 A13, ये आ गया। आसान है बिल्कुल भाई, सिर्फ हमें कोफैक्टर माइनर में ये -1 ^ i + j की मल्टीप्लाई करनी है, कोफैक्टर तो आसानी से आ जाता है अगर माइनर निकल गया। अब हम बात करते हैं, देखिए किसकी, A23 की, A23 की। तो A23 का देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, भाई ये इस रो में है, इसे कैंसिल कर दो, इस कॉलम में इसे कैंसिल कर दो, ठीक। तो बचा क्या, देखिए माइनर ऑफ आपका बचेगा ऊपर A11 A12, नीचे बचेगा A31 A32, तो माइनर ऑफ A23 ये आ जाएगा आपका M23 इज इक्वल टू, यहां से बचेगा A11 A12 A31 A32, मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 32 में हो जाएगी, तो A11 A32 माइनस A31 A12, या तो को निकल गया आपका माइनर। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, C23 कैसा आएगा, ये आएगा -1 ^ 2 + 3 M23। अब यहां पर देखिए -1 ^ 5 आ जाएगा, ये 2 + 3 5, -1 ^ 5 आएगा माइनस, तो बाहर आ जाएगा माइनस, और यहां पर क्या आएगा, ये आएगा आपका, यहां पर देखिए A11 A32 माइनस A31 A12, यह है, ठीक है नहीं। तो कुल मिला के आपने देखा कि बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिए। सिमिलरली आप नीचे की रो को भी कर सकते हैं, तरीका आपको पता चलेगा। आपने एक चीज और देखी होगी 3/3 में, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ पर ये C11 यहाँ पर -1 ^ 2 आ रही है, यानी प्लस आ रहा है, फिर अगले में माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस, यानी हर कोफैक्टर में ध्यान रखिएगा, अगर मैं सीरियल से कोफैक्टर निकालूंगा तो इसके कोफैक्टर में प्लस का साइन आएगा, इसमें माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह चलता है, प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलते हैं। तो साइन आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ये साइन रखने की आवश्यकता नहीं है कि आप -1 करके दिखाएं, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस, ठीक है नहीं, अगर आप सीरियल से कैलकुलेट कर रहे हैं तो, ठीक। तो चलिए कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करने आ गए होंगे। यहां पर देखते चलेगा, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट, हर एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर आपको कैलकुलेट करना, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया। तो यहां पर देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल आसान है। माइनर ऑफ क्या आएगा, माइनर ऑफ 1, तो 1 का माइनर क्या आएगा, देखिए 1 का माइनर आएगा M11, तो देखिएगा क्या आएगा M11 कितना आएगा आपका, यहाँ पर ये जो 1 है, इस 1 के लिए ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गई, यहाँ बचा -1 2 और ये बचा 5 2, जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 × 2 और -5 × 2, तो ये कितना जाएगा, ये आएगा -2, ये आएगा -10, ये आ गया आपका -12 आ गया। अब आपको कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर भी साथ के साथ ये निकाल के चलेंगे C11, तो C11 कितना आएगा, देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीधी सी बात है, या कोफैक्टर ऑफ 1 ऐसे लिख लो, कोफैक्टर ऑफ 1 क्या आएगा, C11 कितना आ जाएगा आपका, C11 देखिए फर्स्ट एलिमेंट है, प्लस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस का साइन आएगा,
तो जो ये लिखा है ये लिख दीजिए, यानी प्लस बाहर लिख दीजिए माइनस के 12, ये आ गया आपका माइनस के 12, डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, प्लस माइनस ऐसे करते चलेंगे, -1 टू दी पावर, अगर आप यहाँ पर -1 की पावर 1+1 करेंगे तब भी प्लस ही आएगा, बात वही, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, अब मैं कैलकुलेट करूंगा माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, 3 कौन सा, 3 की बात कर रहा हूं मैं, इस 3 की, देख इस 3 की, -3 की, माइनर ऑफ -3, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा M12, M12 आपका कितना आएगा, M12 आपका यहां से देखो बच्चों कितना आएगा, 4232, 4232, तो ये कितना जाएगा 4 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, तो 8 मुझे 6 जाके बचेगा 2, और यहां से जब मैं कोफैक्टर कैलकुलेट करूंगा, देखिए कोफैक्टर ऑफ -3, ये आ जाएगा आपका C12, और जब आप देखिए पहला वाला प्लस था तो दूसरा वाला क्या आएगा माइनस, तो बाहर माइनस लगाइए, और ये क्या है 2, तो ये -2 आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर हो गई बात, तो आसान है बिल्कुल, देखिए चाहे वैसे कर लीजिए, -1 टू दी पावर 1+2 करेंगे तब भी माइनस ही आएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है माइनर ऑफ, नेक्स्ट नंबर क्या है 2, तो जब 2 का माइनर कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या है, 2 का माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो, आपको बार बार इस तरह की लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, आगे जब मैं करूंगा तो लाइन नहीं खींचूंगा, बिना लाइन के भी बता दूंगा कैसे करें। तो यहां से देखो क्या बचा, माइनर ऑफ 2 यानी M13, ये आपका बचा 4 - 1 3 5, तो यहां से देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू 5 -3 इंटू -1, 3 इंटू -1, तो देखिए यहां पर क्या आएगा, 4 इंटू 5 आ गया 20, -3 -1 कितना हो गया +3, तो 20 और 3 कितना हो गया आपका 23 हो गया, ठीक। और इसका कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर ऑफ 2, तो कोफैक्टर कितना आएगा, वो आएगा आपका C13, C13 देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरह से मैट्रिक्स होती है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे भाई एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे करो। तो मैंने फिलहाल इसका निकालना, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, सीधी सी बात, तो यहाँ पर प्लस कितना जाएगा +23, +23, बस इसके साथ प्लस का साइन लगा दो माइनर के साथ। अब आपको कैलकुलेट करना है माइनर ऑफ 4, 4 मतलब देखिए कौन सा, ये वाला, इस 4 की बात कर रहा हूं ये। अब ये 4 आपका देखिए इस रो में है, तो ये रो खत्म हो गई, ये कॉलम खत्म हो गया, तो यहां से बचा -3 2 5 और 2, भाई ये कैंसिल और ये कैंसिल, जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा -3 2 और 5, ठीक है नहीं। तो आप सिर्फ यहां से 2 एलिमेंट लिख लो, M21 कहलाएगा, ये M21 इज इक्वल टू -3 2 5 2, और यहां पर देखिए जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 में, तो जाएगा कितना -6 -10 यानी -16, -16 आपका आ गया। तो कोफैक्टर कितना आएगा जी इसका, कोफैक्टर ऑफ 4, तो कोफैक्टर ऑफ 4 आएगा C21, C21 देखिए किसका आएगा माइनस का, तो यहां पर इसकी जगह जब माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा -16 इज इक्वल टू 16, ये भी कैलकुलेट हो गया। आगे चलेंगे, आगे आपको -1 का कैलकुलेट करना है, तो माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ -1 ये होगा M22, M22 देखिए कितना आएगा आपका, -1 ले रहे तो ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, तो ये खत्म ये खत्म, यहां से बचा 1 2, यहां से बचा 3 2, तो आ जाएगा 1 2 3 2, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 1 इंटू 2 और 3 इंटू 2 -3 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 2 6, तो 2 में से -6 जाके बचेगा -4, ये आपका -4 आ, ठीक। और कोफैक्टर कितना आएगा इसका, देखिए इसका कोफैक्टर ऑफ -1 ये आपका आएगा C22, यानी यहां पर देखिए प्लस का साइन है, तो आ जाएगा +-4 अंदर, और ये आ जाएगा -4, क्योंकि बाहर प्लस और -4 आपका माइनस, ये आ, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे चलेंगे, तो आगे आप निकालेंगे माइनर ऑफ इसका 2 का, माइनर ऑफ 2, तो ये आएगा M23, M23 देखिए कितना आएगा आपका, भाई इस 2 का, इस वाले 2 की बात कर रहा हूं, जब इस वाले 2 की बात करेंगे तो ये खत्म, यहां से बचेगा 1 -3 3 5, 1 -3 3 5, ठीक, 1 -3 3 5, तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करो, 1 इंटू 5 -3 इंटू -3, तो ये कितना जाएगा 1 इंटू 5 5 और -3 हो जाएगा प्लस का 9, तो 9 और 5 हो जाएगा 14, तो आंसर आपका 14 आ गया,
यहां पर कोफैक्टर कैसे करेंगे, देखिए कोफैक्टर ऑफ टू, तो यह आ जाएगा C23। देखिए आप कहेंगे सर टू का कोफैक्टर ये भी है, टू का कोफैक्टर ये भी है, लेकिन ये टू कहाँ है, इसका C13 है, ये C23 है, ये अलग रोम है, ये अलग रोम है, ये भी ध्यान रखेगा। तो C23 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये किसका है, माइनस का साइन है, तो -14, ये आ जाएगा माइनस का 14 है भाई, इसकी माइनर की वैल्यू 14 है, बाहर माइनस आ जाएगा। अब थर्ड रो के बचे, देखो आपको थर्ड रो के भी कैलकुलेट करो, माइनर ऑफ 3, तो 3 का माइनर होगा M31, M31 देखो कितना आएगा, इस 3 के लिए ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो ये बचेगा -32 -12, -32 -12 ये आएगा, तो -3 की मल्टीप्लाई 2 में और -1 इंटू 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -32 -6 और ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये प्लस का 2, तो ये -4 आ जाएगा आपका, यहां से वैल्यू कितनी आएगी -4। इसका कोफैक्टर देखिए कितना आएगा, कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर कितना आएगा, ये कहलाएगा आपका C31, तो C31 में देखिए यहां पर क्या प्लस है, तो बाहर प्लस लगा दो बस इसके साथ, यानी प्लस -4 इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 आ गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे किसकी, माइनर ऑफ 5 की, माइनर ऑफ 5 का माइनर देखिए क्या आएगा, ये आएगा M32, M32 कितना आएगा, देखिए जब 5 की बात करेंगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, ये बचा 1 2 और 4 2, 1 2 4 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 -4 इंटू 2, ये कितना जाएगा 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 -8, तो 2 में से -8 जाके आपका -6 आ जाएगा, कितना आएगा -6। अब जब आप इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 5, ये आएगा आपका C32, तो ये किसका है, माइनस का, तो माइनस के साथ -6 आएगा, तो -6 ये आपका आ जाएगा 6, ठीक है, ये निकल के आ गया। लास्ट आपका बचा माइनर किसका, 2 का, तो 2 के लिए ये खत्म और ये खत्म, बचा 1 -3 4 -1 बचा, तो आएगा माइनर ऑफ 2 M33, ये आपका आ जाएगा, देखिए कितना, ये आएगा 1 -3 4 -1, 1 -3 4 -1, तो यहां से देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 इंटू -1 और -4 इंटू -3, इसकी वैल्यू देखिए ये -1 हो जाएगा, ये प्लस के 12, ये 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11। अब इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 यानी C33, ये आएगा प्लस, बाहर तो आएगा प्लस और ये क्या है 11, तो इसका आंसर आपका 11 है। तो भैया ये सारे इसके आंसर हो गए, देखो मैंने यहां पर निकाल दिए माइनर, यहां पर निकाल दिए कोफैक्टर, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर एक बार मैं मिला देता हूं जिससे कि भाई कोई दिक्कत ना हो। देखो ये आ रहा है -12 2 23 -16 -4 14, ये आ रहा है -4 11 -4 -6 11, ठीक है। और आपके जो कोफैक्टर आ रहे हैं, देखो कोफैक्टर आपका आ रहा है भाई -12, ठीक है, -12, उसके बाद आ रहा है -2, ठीक है, फिर आ रहा है फिर आ रहा है आपका C13 23, ठीक है, फिर आ रहा है 16, फिर आ रहा है आपका -4 -14 -4 6 और 11, बिल्कुल सही है। अभी जो है आपको, ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए माइनर में आपको पढ़ा चुका हूं, कोफैक्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। माइनर और कोफैक्टर इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए आपको माइनर और कोफैक्टर बताना जरूरी है। तो देखिए डिटर्मिनेंट होगा क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। देखिए द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द सम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या, सम है। अब किसका सम है ये फोकस करना है कि किसका सम होगा। अब देखिए ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी सम तो है लेकिन किसी के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट क्या है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो, एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यानी किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट
और उसके साथ किसकी मल्टीपल करेंगे, विद देयर कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर। यानी आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया ये है, ये आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काम करना है कि भाई जैसे ये आपकी फर्स्ट रो आपने ले ली, तो A11 में इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, A12 में इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो, A13 में इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दो और तीनों का सम कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है नहीं। और जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो से ही करें, आप फर्स्ट कॉलम से कर लीजिए। भाई A11 में इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई, फिर A21 में इसके कोफैक्टर की, फिर A31 में उससे भी आ जाएगा। या थर्ड रो को ले लो, सेकंड रो को ले लो, किसी भी कॉलम को ले लो, कोई भी रो कोई भी कॉलम आप यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। बस ध्यान रखिएगा जो रो आप चूज करेंगे, जो रो आप सेलेक्ट करेंगे, जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, उसी कॉलम के आपको कोफैक्टर भी लेने हैं। अगर मैं यहाँ पर थर्ड कॉलम ले लूं तो क्या आएगा, A13 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A23 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A33 इंटू इट्स कोफैक्टर, ठीक है नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए वी में एक्सपेंड डिटर्मिनेंट बाय एनी आर्बिट्ररी चूजन लोअर कॉलम। हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जैसे ये गिवन है, जर्नली हम क्या करते हैं, जर्नली अगर मैं बात करूं जो न्यूमेरिकल हमारे होंगे उसमें हम जनरली या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट कॉलम के अबव। क्लियर होगी, या तो फर्स्ट रो के बाद अभी एक्सपेंड या सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंड, जनरली ये करते हैं। वैसे आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, फर्स्ट रो के अबाउट A11 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका A12, तो A12 में किसकी मल्टीप्लाई होगी, इट्स कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर की, प्लस A13, भाई थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का A13, तीनों एलिमेंट ले लिया और हर एलिमेंट में उसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप जानते हैं A11 का कोफैक्टर होगा C11, A12 का सी फैक्टर होगा C12, A13 का कोफैक्टर होगा C13। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि भाई कोफैक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर की वैल्यू होती है -1 टू दी पावर I प्लस जे इंटू माइनस, ये तो होता है। यानी यहां से क्या आ जाएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A11 इंटू M11, A11 इंटू M11, ठीक है नहीं। आप कोफैक्टर को माइनर की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो I की पावर 1 प्लस 1 यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर C12 को जब मैं MN2 की फॉर्म में बदलूंगा, कोफैक्टर को माइनर की फॉर्म में बदलूंगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा -A12 M12 और लास्ट आएगा आपका A13 इंटू M13, क्योंकि यहाँ पर आएगा -1 टू दी पावर 4, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो ये प्लस का ही आएगा, ठीक है नहीं। ऐसे निकाल लिया। या आप जानते हैं, देखिए कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनर अगर मुझे कैलकुलेट करना हो M11 तो क्या आएगा, भाई A11 का माइनर आएगा A2 ये वाला, भाई ये वाली रो कैंसिल, ये वाली कॉलम कैंसिल, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे A22 A23 और A32 ये आ गया A32 इसके बाद आता है ये -A12, ठीक। और यहां पर देखिए M12 की वैल्यू क्या आएगी, यानी ये A12 का कोफैक्टर, तो सेकंड कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब, तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा A21 A23 A31 A33, तो आ जाएगा A21 A23 A31 A33, ये आ जाएगा, और प्लस A13, ठीक है नहीं, प्लस क्या आएगा A13 ये आ गया, और M13 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए भाई इसका कोफैक्टर क्या आएगा, ये आएगा A21 A22 A31 A32, A21 A22 A31 A32 ये आ गया, ठीक है इस तरीके से। और इसके बाद इसकी वैल्यू आप जानते हैं ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया।
इनकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए A11 इंटू यह आ जाएगा A22 A33, वो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी A22 A33 माइनस A32 A23, ठीक। फिर माइनस A12, तो ये क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी A21 A33 माइनस A31 A23। फिर इसके बाद आएगा ये प्लस A13, और यहां पर क्या आ जाएगा A21 A32 माइनस A31 A22, ये आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। सीधी सी बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के एक्सपेंड कर रहा हूं तो आप डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं, आपको इतना से तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो मान लिया मैं फर्स्ट रो के एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अबाउट जब एक्सपेंड करूंगा तो A11 आएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर A11 का कोफैक्टर ये बनेगा यहाँ पर माइनर, तो आ जाएगा A11 इंटू A2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये आ जाएगा। फिर सेकंड आएगा माइनस का, क्योंकि आप जानते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है नहीं। तो A12 आएगा माइनस का यहाँ पर, फिर A12 के साथ भाई ये रो का ये कॉलम गायब, ये रो गायब, तो A21 A33 माइनस A31 A23, ये आ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, टाइम बचेगा आपका, ठीक। इसके बाद A13 किसका आएगा, प्लस का, ठीक है नहीं, और यहां पर बचेगा ये A21 A32 A31 A22। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको सब कुछ समझाने के लिए लिख दिया कि ये लाइन आई कहां से, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है, आप किसी भी रो के अबाउट एक्सपेंड कर लीजिए, बस जिस रो के अबाउट या जिस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे वहां उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई होगी, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने, जैसे ये प्लस माइनस वाला तो मैंने आपको बता दिया, इफ वी एक्सपेंड ए डिटर्मिनेंट बाय एनी रो कॉलम यूजिंग माइनर वी कीप इन व्यू द फॉलोइंग सिंबल। सिंबल क्या है, देखिए अगर मैं पहली रो के अबाउट कर रहा हूं तो पहला प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस। पहले कॉलम के अबाउट करूंगा तब भी वही आएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है नहीं। अगर मैं थर्ड रो के अबाउट करूंगा तब भी प्लस माइनस प्लस आएगा, थर्ड कॉलम के अबाउट करूंगा तब भी प्लस माइनस प्लस आएगा, यानी फर्स्ट थर्ड कॉलम हो या रो हो प्लस माइनस प्लस ही आएगा। लेकिन अगर आप सेकंड कॉलम या सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस। देखिए कॉलम में भी माइनस प्लस माइनस, रो में भी माइनस प्लस माइनस, इतनी बात ध्यान रखनी है। कभी आप ऐसा करें कि भी सेकंड रो के अबाउट कर दें, पहला ले ले प्लस, दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस, तो गलत हो जाएगा। सेकंड रो के अबाउट साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखें, ठीक है नहीं। एक रिमार्क आपको ये ध्यान रखना है, सेकंड रिमार्क है, if n a row or a column of a determinant consists of all 0 the value of determinant is 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम ऐसा हो जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट की 100% वैल्यू 0 होगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें लिख देंगे कि भाई डिटर्मिनेंट की इस रो में सारे एलिमेंट 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलता हूं, 2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के, जिससे कि थोड़ा बहुत आपका और डाउट क्लियर हो जाए, जो डाउट आपके मन में होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो मैं डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करा हूं तो सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेट करा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम डिटर्मिनेंट को और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा, अभी तो बेसिक चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर बेसिक की अगर बात करूं, आपको यहाँ पर देखिए डेल कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैं अगर यहाँ फर्स्ट रो के अबाउट कर दूं, एक्सपेंड कर दूं, यहाँ किसके अबाउट, देखिए एक्सपेंड अबाउट यहाँ पर लिख देते हैं, जिस रो के अबाउट भी आप करेंगे एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो से कहा इवेल्युएट दिस, आपको इवेल्युएट करना है तो एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए सीधे का फंडा है, या तो आप क्या करिए वही तरीका अपनाइए कि डेल इज इक्वल टू भैया आएगा 3 के साथ इसका कोफैक्टर क्या आएगा 2 माइनस 3 1 7 ये आएगा, फिर ये सेकंड आ जाएगा माइनस का, तो ये रो ये कॉलम गायब ये रो गायब, तो क्या बचेगा -6 -3 और 8 7। उसके बाद फिर आएगा प्लस का 5, तो यहाँ पर क्या आएगा ये गायब ये बचा -6 2 8 1 ये आएगा, ठीक है जी। चलिए अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये आएगा डेल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे 14, 1 किस में करेंगे -3, तो बीच में माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, ये -4, ये -6 की 7 में करेंगे माइनस के 42, 8 की -3 में करेंगे माइनस के 24, लेकिन माइनस बीच में भी होगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर आएगा प्लस का 5,
ये आ जाएगा -6 -16, -6 -16 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए क्या आएगा भाई, 14 + 3 = 17, और 17 × 3 51। सेकेंड टर्म इज -42 + 24, when we add -42 and 24 then we get 18, क्लियर। एंड जब 18 की मल्टीप्लाई माइनस, जब यहाँ -18 बचेगा, आपका क्या बचेगा -18, -18 की मल्टीप्लाई जब -4 में होगी तो आपको मिलेगा 72। एंड थर्ड टर्म इज -6 -16 बाई एडिंग, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा -22। -22 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -110, -110। और जब आप इसे पूरे को ऐड करके या प्लस माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 13। तो 13 आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आप चाहे तो जब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें सीधी ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही कि कहां से आई है, तो फिर ये वाली लाइन करके फिर यूज कर लो। आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं तो 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल इसका और है, इसके बाद आपकी वीडियो आज की समाप्त हो जाएगी। थोड़ी सी वीडियो लेंथी जरूर हो गई, आपकी फर्स्ट ही वीडियो है, लेकिन 3 टॉपिक क्लियर हो गए आपके सिलेबस के। डिटर्मिनेंट क्या है, माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है, कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट का चैप्टर 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो एक चैप्टर 3 लेक्चर में कंप्लीट। पहला ही चैप्टर है, आसान है। यहाँ पर देखिए एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, तो किसी भी रो के अबाउट आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, डायरेक्ट कैसे होगा। क्योंकि देखिए क्या करेंगे, एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। हमने फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, ये आएगा देखो डेल इज इक्वल टू, ये आएगा ए, तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, यहाँ आएगा BC माइनस एफ स्क्वायर, BC माइनस एफ स्क्वायर, ये आ गया। फिर आएगा सेकंड H, तो ये आ गया माइनस का H, तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो H की मल्टीप्लाई C में, HC, G की F में, माइनस के GF, ये आ गया HC माइनस GF। इसके बाद क्या आएगा G, तो प्लस का G आ गया आपका, तो ये खत्म, H की मल्टीप्लाई F में HF, और G की मल्टीप्लाई B में माइनस के GB, ये आ गया, ठीक। अब कैसे करेंगे देखिए से, यहां पर जब मल्टीप्लाई होगी तो A की मल्टीप्लाई अंदर करो ABC, यहां पर A की मल्टीप्लाई AF स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस H²C प्लस के HGF, प्लस के HGF, यहां करेंगे प्लस का HGF और माइनस G²B, ये आ गया। अब यहां पर देखिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई टर्म आपकी कट रही है, कोई टर्म आपकी शायद यहां पर कट नहीं होगी, तो यहां पर सीधा सीधा देखिए आप आंसर लिख देंगे। एक तो ये ABC आ गया, फिर ये जो HFG 2 बार आ रहा है, इसे एक साथ लिख दीजिए, 2FGH ऐसे लिख दीजिए। फिर आ जाएगा ये माइनस के AF स्क्वायर, फिर आ जाएगा ये माइनस के H²C, और फिर आ जाएगा माइनस के G²B, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि मैंने आपको बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तब तक आप इसे क्लियर कर ले, बहुत सारा मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया, और जरूरी नहीं है कि जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए यही करने, इससे अलावा भी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बुक में मिल जाएंगे, उनके साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो शेयर करते रहे। जितने भी बीसीए के स्टूडेंट आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में, सब तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों आपके लिए आज के लिए इतना ही, कमेंट जरूर करें आपकी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।